हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर। सो पिछली क्लास में बच्चों हमने जो मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड के बारे में। सो आयनिक बॉन्ड हम पढ़कर गए थे और मैंने कुछ आपको बोला था कि एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन करके लाना। सो डिस्कस करें, आप लोगों ने आई होप होमवर्क कर लिया होगा। सो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट्स ए बी सी, उनका एटॉमिक नंबर गिवन है, क्या क्या है, x, x+1 एंड x+2। यही है आपके पास कि तीन एलिमेंट है E, B एंड C। इन तीनों एलिमेंट का आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है। क्या क्या है बच्चों, इसका x गिवन है, इसका x+1 गिवन है एंड इसका x+2 गिवन है, राइट। आगे कहता है C इज एन अल्कली मेटल। जो आपका एलिमेंट C है ये कहता है कि ये अल्कली मेटल है। एंड E react with another element Y to form the compound AY। देन हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में कि E and Y belong to the same group, तो EY के अंदर कौन सा बॉन्ड है। क्वेश्चन कहता है कि जो EY बनेगा उस EY में बॉन्डिंग क्या प्रेजेंट है। ऑप्शंस क्या गिवन है, देखो ध्यान से। ऑप्शन में दे रखा है क्या आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्डिंग है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इस EY के अंदर। ठीक है, ओके। सो जरा ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका C है वो एक अल्कली मेटल है, मतलब जो ये C है ये अल्कली मेटल है, राइट। अगर C अल्कली मेटल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये सोडियम है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चा होता है 11, राइट। अब यहां पर देखो B क्या हो जाएगा, हमारी अल्कली मेटल से पहला कौन सा, नोबल गैसेस। तो मतलब यहां पर B क्या है, B हमारा एक नोबल गैस है, B एक नोबल गैस है। और नोबल गैस से पहला एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, उस एलिमेंट का जो हेलोजन फैमिली में प्रेजेंट होता है। मतलब हमारा जो E है वो आपका हेलोजन है। E क्या है आपका, हेलोजन है। चेक, ये बात समझ आई कि E हेलोजन है, B जो एलिमेंट है वो एक नोबल गैस है एंड C उसने खुद बताया है हमें कि C आपका एक अल्कली मेटल है। ठीक है, नाउ अब हमसे पूछा है कि EY में कैसी बॉन्डिंग है। अब देखो ध्यान से, E कैसा है, एक हेलोजन, E हमारा हेलोजन है एंड क्वेश्चन में बोला है जो Y भी है वो भी सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जिसमें E प्रेजेंट है, मतलब Y भी क्या है, हेलोजन है। तो बच्चे याद रखना कि हमेशा हेलोजन्स के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोल दिया जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या नाम दे दिया जाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ICl3, चेक, दो हेलोजन्स के बीच का कंपाउंड है एंड हमेशा इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा ना आयनिक बॉन्ड, उसी तरह एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना था कि E और Y के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बना और बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो है एक कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाना था वो ऑप्शन नंबर B था। क्लियर है बात, ओके। सो अगला क्वेश्चन जरा देखें, देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिमेंट X जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, यही है कि एलिमेंट आपका गिवन है X
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. अब कहता है would be expected to form the chloride with the formula. जो ये एलिमेंट X है इसका क्लोराइड बनता है जिसका फॉर्मूला बताना है हमें. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब देखो जरा, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी थी बातें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कॉन्फ़िगरेशन आती है हमें लिखनी. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम कितना एटॉमिक नंबर बता सकते हैं कि जो X एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12. इसका एटॉमिक नंबर है 12 और एलिमेंट क्या है? X जो है वो है हमारा क्या? मैग्नीशियम. क्या है? मैग्नीशियम. और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड. ये चीज पढ़ी थी. एंड यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसका वैलेंसी कितना है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में. मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर हम देखें क्रिस क्रॉस वाला मेथड तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हुआ 2 एंड क्लोराइड बनाने के लिए क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1. तो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. यही बनेगा ना मैग्नीशियम क्लोराइड. तो हमारा जो मेटल एलिमेंट X है वो क्या बनाएगा? XCl2. आंसर यही आएगा ना क्लोराइड उसका. तो आंसर क्या हो गया? XCl2. तो मतलब एलिमेंट X ने क्या बनाया? XCl2. तो ये तो क्वेश्चन थे लास्ट क्लास से रिलेटेड जो हमने पढ़ लिया था. हमने बस एक रिवीजन चाहिए थी. मैंने यही देखना था कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं. तो जो भी आपको वर्कशीट्स मिले उसे प्रैक्टिस करेंगे. चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक जो आपके सामने है वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स का. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आयरन है, आयरन यूज होता है घरों में. जैसे आपके घरों में गेट्स होते हैं या कोई भी आपका फर्नीचर होता है उसमें आयरन यूज हो रहा है. तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा बहुत टाइम बाद क्या होता है कि आयरन की लेयर के आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है. बेसिकली हो क्या रहा है, वो लेयर जो है रेडिश ब्राउन कलर की मेटल आयरन के ऊपर जो आई है वो क्यों आई है? किस चीज की लेयर है? बच्चों हम सभी को पता है कि जो मेटल होती है रिएक्टिव होती है. ठीक है. अब जो मेटल्स है हमारी दे आर रिएक्टिव. अब जब ये मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में आएंगी, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएंगी, तो क्या होने लग जाएगा? इनका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा मेटल का. अब मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बेसिकली मेटल की सरफेस कैसे हो जाती है? डिट्रॉइट हो जाती है, खराब हो जाती है. सो दिस डिट्रोशन ऑफ द मेटल ऑन रिएक्शन विद एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. क्या नाम दे दिया जाता है कि ये हमारा मेटल का कोरोजन है. अब देखिए कि हमारा जो कोरोजन है ऑफ मेटल, हमें जो पढ़ना है यहाँ पे कौन कौन सी मेटल का कोरोजन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. हम जो स्टडी करेंगे वो आयरन का कोरोजन स्टडी करेंगे. आयरन के केस में जो कोरोजन को नाम दे दिया जाता है वो एक नाम आता है रस्ट. हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. हम क्या पढ़ेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन स्टडी करेंगे. ठीक है. दूसरी जो मेटल हम स्टडी करने वाले हैं
वो स्टडी करने वाले हैं कोरोजन इन द केस ऑफ कॉपर, एंड हम स्टडी करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये तीनों जो मेटल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है कोरोजन के केस में, इन्हें स्टार मार्क करके लिख लेंगे कि हम इन तीनों मेटल का ही कोरोजन स्टडी करने वाले हैं, आयरन के केस में, कॉपर के केस में एंड सिल्वर मेटल के केस में। इन तीनों मेटल का कोरोजन हमारे सिलेबस में है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है। वन बाय वन शुरू करें। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, या इसको नाम क्या लिख देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या लिख सकते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या, मैंने कहा कि जब आयरन मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में आती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर के लेयर डेवलप हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डेवलप हुई है आयरन के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है रस्ट। रस्ट क्या है, दिस इज अ रेडिश ब्राउन कलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो डेवलप हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, उसी को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। अब देखो, इस फिनोमिना को नाम दे दिया जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो रस्ट है ये होता है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या इसको नाम दे दिया जाता है, आयरन 3 ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। फेरिक मतलब आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, आयरन जो प्रेजेंट है आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, Fe2O3 डॉट XH2O। इसको इक्वेशन क्या होती है, अगर हमसे कोई इक्वेशन पूछ ले कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, सो देखिए, आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म Fe2O3 डॉट XH2O। इसको बैलेंस कर लेंगे। सो देखिए, जो ये आपका सब्सटेंस बना, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये कैसे बना, जब आयरन मेटल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो क्या बन जाता है हमारा, रस्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या नाम दे दिया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है। सो ये तो हमारा केस हुआ आयरन की रस्ट का। नाउ तो क्वेश्चन अराइज कि मैम रस्ट तो आपने बता दिया, अगर हमें किसी भी आयरन मेटल को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे। सो देखिए, अगर हमें मेटल को प्रिवेंट करना है रस्टिंग से, तो हमने देखा है कि आयरन मेटल के ऊपर हम पेंट लगा देते हैं, पेंटिंग करते हैं ना, पेंट या ग्रीस कर देते हैं, पेंटिंग ग्रीसिंग। सो इससे क्या होता है कि मेटल की सरफेस जो है वो ऑक्सीजन या वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, तो उससे क्या होता है, उससे होना क्या है कि मेटल जो है अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो रस्ट नहीं लगेगा। सो फर्स्ट वी कैन डू पेंटिंग, वार्निश या ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं आयरन के ऊपर। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको नाम दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। अब होता क्या है इसमें कि जो आयरन मेटल है, हमने आयरन ली है, हम आयरन के ऊपर अगर मैं कहूं एक ऐसी मेटल की लेयरिंग कर दो, ऐसी मेटल की कोटिंग कर दो जो आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, मेटल मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर हमने ऐसी मेटल की कोटिंग की
जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं जिंक है या एल्यूमिनियम है, ये जो मेटल है जिंक, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। जिंक मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मीनिंग क्या? अगर मैं कहूं ये मेरा आयरन का कोई ब्लॉक है, इस पे मैंने क्या किया, जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक की कोटिंग कर दी। अब जब मैंने इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, क्या वाटर वेपर है, उससे तो पहले ये जिंक रिएक्ट करेगी। आयरन तो नीचे है ना, लेयर नीचे प्रेजेंट है, तो जिंक विल रिएक्ट एंड प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम कोरोजन, फ्रॉम रस्टिंग। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि आयरन की सरफेस के ऊपर हम एक मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं। कौन सी मेटल लेते हैं जनरली? हम जिंक लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। आयरन को कोट करते हैं, अदर मेटल्स पे जैसे टिन भी यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली फंडा ये है, मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, ताकि आयरन की सरफेस जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर से बच जाए। सो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सो दो प्रोसेस तो हमने पढ़ ली। नाउ एक प्रोसेस जो आपने सुना होगा कि हम एलॉय बना देते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि आयरन मेटल है, उसको किसी और नॉन मेटल या मेटल के साथ मिक्स करके हम क्या बना दे, एलॉय का फॉर्मेशन कर दे। अब जो एलॉय बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्टील, घर में जो रेलिंग्स होती है ना, सीढ़ियां जो चढ़ते हो वहां पे साइड में सपोर्ट के लिए रेलिंग्स लगी होती है, वो जो रेलिंग्स होती हैं आपने देखा होगा स्टील के बने होते हैं, सिल्वरी कलर के होते हैं एंड शाइनी होते हैं, और उनके ऊपर कोरोजन इतना इजीली नहीं आता। तो स्टील क्या है? स्टील एक एलॉय है। स्टील क्या है? एलॉय है। अब एलॉय कैसे बनता है? एलॉय बनता है मेटल को जब आप मिक्स कर देते हैं किसी दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। हमें क्या करना था कि आयरन जो हमारी मेटल है वो तो कोरोड हो जाती है इजिली, हमने मेटल को, आयरन को ऐसी मेटल के साथ मिक्स कर दे या नॉन मेटल के साथ जिससे जो हमारा एलॉय बने वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो। क्या हो? वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो जाए, ताकि जो एलॉय बने उस पे कोरोजन इजिली ना लगे। तो एलॉय बना के भी हम क्या प्रिवेंट कर देते हैं? कोरोजन प्रिवेंट कर देते हैं। सो देखिए, जब आयरन को एलॉय करते हैं क्रोमियम एंड निकल के साथ तो आपका क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील है इस पे कोरोजन इजिली नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं ना, तो वही स्टेनलेस स्टील है। वो बनता कैसे है? जब आयरन को मिक्स करते हैं क्रोमियम और निकल के साथ, तो स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होती है। तो एलॉय बना के भी हम क्या कर सकते हैं? मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्या कि मेटल को हम रस्टिंग डिक्रीज करने के लिए कुछ सोल्यूशन आते हैं आजकल आर्टिफिशियल, उन्हें नाम दे दिया जाता है एंटी रस्ट सोल्यूशन। क्या नाम देते हैं? एंटी रस्ट सोल्यूशन। तो हम ऐसे एंटी रस्ट सोल्यूशन भी यूज करते हैं, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेट। जब हम मेटल को इस अल्कलाइन फॉस्फेट में रखते हैं तो वो क्या होती है? उस पे रस्ट नहीं लगता, उस पे फॉस्फेट की एक लेयर डेवलप हो जाती है, तो उससे क्या होगा? वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगी। सो हम एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का भी यूज करते हैं टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। सो ये कुछ मेथड थी टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। ठीक है, अब हमने एक मेटल की तो पढ़ ली, आयरन का तो कोरोजन पढ़ लिया। सो नाउ द नेक्स्ट मेटल जिसका हमें कोरोजन स्टडी करना है वो क्या है? कॉपर। अब देखो, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि हमारा आयरन ऊपर आता है एंड कॉपर नीचे होती है,
मतलब कहूं कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू आयरन। मतलब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो मतलब कॉपर के केस में कोरोजन कम होता होगा, आयरन के केस में ज्यादा होता होगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोरोजन ऑफ कॉपर जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी कम है। अगर रिएक्टिविटी कम है तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या वाटर वेपर प्रेजेंट है उनसे कम रिएक्ट करेगा। कम रिएक्ट करेगा तो कोरोड कम होगा। कोरोड कम होगा तो कह सकती हैं कि जो कॉपर मेटल है उसके केस में कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ये बात तो समझ ली। अब कोरोजन ऑफ कॉपर होता क्या है? हम किसे बोले कि कॉपर का कोरोजन हो रहा है, कब हो रहा है? देखिए, जब कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एयर टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं कॉपर का कोरोजन। क्या फॉर्मूला होता है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसी को नाम दिया जाता है मैलाचाइट। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। घर में कॉपर के बर्तन आते हैं ना, देखे होंगे, उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग जमा हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वो जो ग्रीन कलर की जो कोटिंग डेवलप होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? इसी मैलाचाइट की वजह से, इसी की वजह से, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है। इसी को बोला जाता है, इसी से होता है कॉपर का कोरोजन। So this compound is responsible for the formation of rusting on the, or we can say corrosion on the surface of copper. So इसी की वजह से होता है कॉपर का corrosion. Now the next one जो आपको पढ़ना है, the last one, वो है सिल्वर मेटल। सिल्वर पहनते हैं ना ज्वेलरी के पर्पस के लिए, हम सिल्वर पहनते हैं। हम देखते हैं बहुत टाइम, लंबे समय तक अगर हम सिल्वर की, चांदी की ज्वेलरी अगर हम पहने तो क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर हम वियर करेंगे ना तो वो एक ब्लैकिश लेयर जो है ना, ब्लैक कलर की एक लेयर आपकी चांदी की जो ज्वेलरी है, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है ना, उस पर डेवलप हो जाती है। तो वो जो ब्लैक कलर की लेयर आती है सिल्वर पे, वो क्या है? वो आपकी कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर सल्फाइड की। बेसिकली होता क्या है, सिल्वर जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है, कौन सी गैस? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में जब सिल्वर मेटल आती है तो क्या बनाती है ये? सिल्वर सल्फाइड, Eg2S, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो जब ये बनता है तो क्या होता है? इसको बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। और जो ये सिल्वर सल्फाइड है बच्चा, ये ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की? ब्लैक कलर की। तो इस सिल्वर सल्फाइड जो ब्लैक कलर की होती है, इसके लेयर की वजह से जो सिल्वर मेटल होती है उस पे क्या हो जाता है? कोरोजन। तो जो कोरोजन ऑफ सिल्वर होता है वो किस वजह से होता है? इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। किस वजह से? इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। तो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग की वजह से एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है सिल्वर मेटल के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं हम? कि सिल्वर मेटल कोरोड हो गई है। तो दिस वाज द कोरोजन इन द केस ऑफ सिल्वर मेटल। तो हमने तीनों मेटल्स पढ़ ली, हमने आयरन पढ़ लिया, हमने कॉपर पढ़ लिया, एंड हमने जो थर्ड मेटल पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? सिल्वर। सो ये था आपका कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। जरा एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है सिल्वर मेटल बिकम्स ब्लैक, ब्लैक हो जाती है ऑन एक्सपोजर टू एयर बाय द कोटिंग ऑफ। अभी तो पढ़ा
कि जो सिल्वर मेटल है वो ब्लैक क्यों हुई, क्योंकि सिल्वर पे इस सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो गई, इसी को बोलते हैं ना सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर मेटल जो ब्लैक हुई वो किस वजह से हुई, क्योंकि सिल्वर मेटल पे सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो गई। तो आंसर क्या जाना था, सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, समझ गए। चलिए, सो ये तो था आपका कोरोजन। नाउ एक क्विक और छोटा सा इंट्रोडक्शन है एलॉय का। अभी हमने बात की आयरन के केस में, जब रस्ट होता है आयरन तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉइंग करते हैं, एलॉय बनाते हैं। सो हमने देखा एलॉय क्या होता है। एलॉय मैंने कहा कभी भी आपके पास कोई मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन को जब तुम किसी मेटल या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हो टू फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन क्या है कंपोनेंट्स की, यूनिफॉर्म है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोल दिया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। सो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल विद अनदर नॉन मेटल। ऐसे को क्या बोलते हैं, मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। अब एलॉय तो हमने बनाया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूं ब्रास, वो होता है कॉपर प्लस जिंक, इसका एलॉय होता है। अब यहाँ पे क्या है, दो मेटल्स मिक्स्ड है, ब्रास बना, एलॉय बना। सो आप एलॉय बना क्यों रहे हैं, अभी हमने पढ़ा स्टीललेस स्टील एलॉय होता है, स्टील एक एलॉय होती है। तो हमारा जो एलॉय बनाने का पर्पस क्या है, एक पर्पस हमने पढ़ लिया कि हमने आयरन मेटल को अगर रस्टिंग से प्रिवेंट करना है हम एलॉय बनाते हैं, बेसिकली टू मेक द मेटल रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब देखिए पहला, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन, की मेटल को हम कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं, ताकि हम एलॉय बना के क्या कर रहे हैं, मेटल को कोरोजन रेजिस्टेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, ये प्रिपेयर किया जाता है आयरन को रेजिस्टेंट टू कोरोजन बनाने के लिए, ये बात पढ़ ली हमने। अगला देखिए, टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी हमने पढ़ा कि जैसे सोडियम मेटल होती है, सोडियम क्या होती है, सोडियम मेटल जो हमारी है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एलॉय बनाते हैं जिसको नाम दे दिया जाता है एमेलगम। ये होता है सोडियम और मर्क्यूरी मेटल का एलॉय। हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी के साथ इसे मिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा, इस सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जब इस सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी कैसे कम की, टू फॉर्म एन एलॉय ऑफ सोडियम विद अनदर मेटल मर्क्यूरी। तो हम एलॉय बना के मेटल की रिएक्टिविटी भी कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी भी कम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, टू इंक्रीज द हार्डनेस, हम हार्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टील की, स्टील जो है वो एलॉय है आयरन का विद कार्बन के साथ, आयरन एंड कार्बन इसका एलॉय है स्टील। अभी मैंने कहा कि एलॉय में एक मेटल दूसरी मेटल के साथ भी मिक्स हो सकती है, या मेटल नॉन मेटल के साथ भी मिक्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो जो स्टील है, स्टील जो हमारा होता है वो एलॉय होता है आयरन प्लस कार्बन का। किसका एलॉय, आयरन प्लस कार्बन का। एंड हमें जो स्टील देखा, स्टील जो होती है हार्डर होती है किससे, आयरन के कंपैरिजन में। तो एलॉय बनाकर हम आयरन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसका हार्डनेस बढ़ा रहे हैं। क्लियर। अगला, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम,
ये एलॉय होता है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का, जिसके अंदर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे जो ब्रिजेस बनते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? हेवी ट्रक्स चलते हैं। तो इतने हेवी लोड को, इतने हेवी वेट को ये उठा पा रही है, तो वो मेटल की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? एलॉय बना के उस मेटल का। अगर मैं कहूं मैग्नीशियम की जो एक एलॉय होती है, किसका? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल मेटल। इंडिविजुअल मेटल कौन कौन सी है? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मैग्नीशियम की। अगला, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक मेटल है, हमारी दो मेटल्स है जिनसे मिलकर वो एलॉय बना, तो एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। फॉर एग्जाम्पल सोल्डर, सोल्डर जो है एक एलॉय है लेड एंड टिन का, जिसमें 50% लेड प्रेजेंट होता है एंड 50% आपका टिन प्रेजेंट होता है। इस सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड एंड टिन के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए जो ये सोल्डर होता है ना, इसको यूज किया जाता है वेल्डिंग पर्पस में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इजीली लिक्विफाई हो जाता है, तो इसको यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। समझे? सो दीज आर द सम पर्पसेस कि जिनकी वजह से, जिस पर्पस के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा कोई पर्पस तो होता है, तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दो मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है, आप उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉय बनाने के लिए क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, फिर उन्हें मिक्स करेंगे, फिर उन्हें फर्दर सॉलिडिफाई करेंगे। तो इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत से अगर आप एलॉय बना रहे हैं, तो पहली बात आपका कोई पर्पस होगा ना, पर्पस ड्रिवन होगा, वरना तो आप वो काम करते ही नहीं। तो एलॉय बनाना, हमने एलॉय बनाई, तो उस एलॉय बनाने के लिए भी हमारा रीजन है, हमारा मोटिव है, क्योंकि एलॉय बनाकर हम अपना पर्पस निकाल रहे हैं। जैसे पहला था रेजिस्टेंट टू कोरोजन, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा ली हमने मेटल की, या हम कहें मेटल की हार्डनेस बढ़ा ली, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया, अपने बेनिफिट के लिए किया। सो ये चीज क्या है? ये वो पर्पसेस है, वो ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो एलॉय बनाया, क्या इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये वो ऑब्जेक्टिव है जो हम यूज कर रहे हैं टू मेक द एलॉय, इसीलिए हम एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज आपको याद रखने हैं, वो ये है, देखिए जरा, ये एलॉय आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ये एलॉय है इसका मेटल क्या है, तो यही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, आपको लर्न करने हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ब्रास की, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, किसका? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज कॉपर टिन का एलॉय होता है। सोल्डर लेड और टिन का एलॉय होता है। ये पूछा गया है एग्जाम में। ड्यूरेलियम, ये जो एलॉय होता है आपसे पूछा जाता है किस किस का एलॉय होता है, तो ये है एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, मैंगनीज का और कॉपर का। सो इसके अंदर प्रेजेंट होती है ये चार मेटल। ठीक है? अमेलगम जो होती है, मर्क्यूरी का एलॉय होती है विद अदर मेटल, सोडियम अमेलगम बोला जाता है। सोडियम अमेलगम बोले तो अगर यही अभी हमने जो देखा कि सोडियम अमेलगम, अगर मैं ऐसा लिखूं सोडियम अमेलगम, मतलब ये एलॉय है सोडियम विद मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी के साथ सोडियम कंबाइन कर दी, तो ये एलॉय हो गया सोडियम अमेलगम। चेक। अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट है? कॉपर है, जिंक है एंड निकल है।
ये मेटल जो प्रेजेंट है वो जर्मन सिल्वर के अंदर प्रेजेंट है। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट, दिस इज एन एल्लिको। एल्लिको मतलब एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। 3 मेटल तो नाम ही बता रहा है, देखो नाम जो है उसका वो है एल निको। एल फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकेल एंड CO फॉर कोबाल्ट। ये 3 तो हम यहां से याद कर लेंगे, पर एक और याद करनी है, मेजर मेटल इसकी आयरन होती है। कहीं कहीं पूछा जाए तो ये तो 3 मेटल, अगर आप आयरन आपको याद है, ये 3 मेटल तो आप इसके नाम से निकाल लेना, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है और निकेल है। चेक। कुछ चीजें थोड़ा सा दिमाग लगा के मॉडिफाई करके याद कर लेंगे। क्लियर है? सो ये एलॉय आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि जो ब्रोंज है इसमें कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट है, तो क्या आंसर देंगे? कॉपर और टिन प्रेजेंट है। ब्रास है, कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर? सो चलिए, ये पोर्शन खत्म हो जाता है आपका एलॉय का। सो जो अब मेजर पोर्शन शुरू होगा, आई नो ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, आपको याद रखना होगा। तो अब जो मेजर पोर्शन शुरू हो जाएगा ना, वो मेन है, इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल से यहां से क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो जो अब शुरू हो रहा है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब हमारे पास जो भी मेटल है वो कहीं ना कहीं से तो नेचर में से एक्सट्रैक्ट कर रही हो आप। अब जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो, कोई प्रोसेस, कोई मेथड आप यूज कर रहे हो ना उस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जो वो प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्योर फॉर्म में फ्रॉम इट्स ओर, उसी प्रोसेस को नाम क्या दे दिया जाता है? मेटलर्जी। तो एक बात तो समझ आ गई कि मेटलर्जी तो प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्योर फॉर्म में उसकी ओर से। अब क्वेश्चन आता है कि ये और जो वर्ड है ना ये क्या होता है? अब देखो, एक वर्ड होता है मिनरल एंड सेकेंड होता है और। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। हम जो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो और से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, मेटल जो है नेचर में पाई जाती है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो किसी के साथ कंपाउंड बना के मिलेंगी, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी। अगर मैं कहूँ लो रिएक्टिव मेटल है वो फ्री स्टेट में मिल सकती है नेचर में। तो हमारी जो मेटल्स है वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, किस फॉर्म में? या तो वो मेटल मिलेगी हमारे पास कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में। तो जिस भी स्टेट में, जिस भी फॉर्म में वो नेचर में पाई जाए, वो उसका जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होगा, वो जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होगा जिसमें मेटल मिले आइदर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? मिनरल। बात समझ आई? मिनरल जहां से हमारा जिस फॉर्म में नेचर में मेटल प्रेजेंट होती है वो मिनरल। पर हर एक मिनरल से क्या आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। आप कुछ ही मिनरल ऐसे हैं जिनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है। अब एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पैसे तो खर्च होंगे, मतलब उसमें पैसे खर्च होंगे तो इकोनॉमी भी खर्च होगी, इकोनॉमिकल है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कम से कम हमारा अमाउंट खर्च हो, वीकेंड से पैसे खर्च हो, मतलब जो इकोनॉमिकल हो। और एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम ऐसा नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जिससे हमें मेटल को निकालना इजी भी हो और हमारा जो वो काम है वो कम पैसों में भी हो जाए, मतलब इकोनॉमिकल भी हो एंड कन्वीनियंट भी हो। तो ऐसी सब्सटेंस जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर पाए उनको बोलते हैं हम क्या? और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और। मतलब क्या? हर मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओनली हम और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसीलिए
मेटलर्जी क्या है? वो प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, किससे? ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द प्योरेस्ट फॉर्म, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। बात समझ आई? क्या सारे मिनरल ओर हो सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऑल द मिनरल आर ओर? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस और नो? देखो, हमने कहा कि हमारे पास मिनरल प्रेजेंट है, चेक। हर मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ओर से कर सकते हैं। मतलब सारे मिनरल ओर नहीं है, बट सारे ओर मिनरल है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है, ऑल द मिनरल्स आर ओर, ये क्या है हमारी? गलत है, नो। सारे ओर हमारे मिनरल हो सकते? सारे मिनरल ओर थोड़ी है, हर मिनरल से मेटल को थोड़ी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑल मिनरल्स आर, इसको लगा देंगे नॉट ओर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मिनरल क्या होते हैं और क्या होते हैं। अब देखिए, हमें अगर ये समझ आ गया कि मिनरल और क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिस फॉर्म में मेटल एग्जिस्ट करती है नेचर में, किस फॉर्म में? या तो कंबाइंड फॉर्म में, या वो नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उन्हीं को आप मिनरल बोल रहे थे। अब मेटल जो है, मेटल इन नेचर वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। या तो वो एग्जिस्ट करती है किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में, या वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जिसको बोला जाता है उसका नेटिव स्टेट। क्या बोल दिया जाता है? नेटिव स्टेट। मतलब एक नेटिव स्टेट होता है जिस फॉर्म में मेटल एग्जिस्ट करती है, या उसे फ्री स्टेट बोल सकते हैं, या सेकेंड इज कंबाइंड स्टेट। अब देखिए जरा, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, हमें पता है कि कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्टिव होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव। वो मेटल क्या अकेले मिलेंगे नेचर में? नहीं, मतलब वो प्रेजेंट होंगी इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, अगर मैं कहूं आपके पास आयरन है, वो कैसे प्रेजेंट हो सकता है? Fe2O3 की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, Fe3O4 की प्रेजेंट में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मेटल कैन बी प्रेजेंट एज in the form of their carbonate, in the form of their sulfides और ऑक्साइड। इन फॉर्म में मेटल नेचर में पाई जाती है। किस किस फॉर्म में? कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में एंड ऑक्साइड की फॉर्म में। तो मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में पाई जाएगी तो किस किस फॉर्म में पाई जाएगी? कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, या ऑक्साइड फॉर्म में। इसी फॉर्म में नेचर में मेटल पाई जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं फ्री स्टेट, जैसे गोल्ड है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये हमारी लीस्ट रिएक्टिव है। नोबल मेटल्स होती है ना जो रिएक्ट नहीं करती, तो ये बहुत कम रिएक्टिविटी की मेटल है, तो नेचर में कैसे पाई जाती है? फ्री स्टेट में, नेटिव फॉर्म में। नेटिव स्टेट बोलते हैं, नेटिव फॉर्म बोलते हैं मेटल्स के लिए। तो हमें एक बात समझ आ गई कि जो मेटल है वो या तो किस फॉर्म में मिले, फ्री स्टेट या नेटिव, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, चेक, या वो कंबाइंड फॉर्म में मिले। किस फॉर्म में मिले? अगर कंबाइंड मिली, कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, सल्फाइड की फॉर्म में मिले, ऑक्साइड की फॉर्म में मिले, इस फॉर्म में मिल सकती है। तो मेटल हमारी पाई जाएगी दो तरीके से, या तो फ्री स्टेट में या कंबाइंड फॉर्म में। अब देखिए, हमें मेटल तो मिल गई फ्री स्टेट या कंबाइंड फॉर्म में, तो हमें देखा फ्री स्टेट या कंबाइंड फॉर्म में मेटल मिली, तो उनमें से कुछ ही ऐसी फॉर्म्स हैं जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्हें क्या बोल रहे थे? और बोल रहे थे कि अगर मैं कहूं कि इतना हमारे पास सारे ये सारे मिनरल है,
पर मैं कहूं इसमें से सिर्फ इतना ही पोर्शन और है, इतना ही पोर्शन और है जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यही छोटा सा पोर्शन आपका और होता है जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमें कौन कौन से और याद रखने हैं, देखो जरा। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का जो और होता है वो पहला है बॉक्साइट, इसको लिख लेते हैं Al2O3.2H2O, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ये भी होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है वो है हेमेटाइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। देखो जरा, अगर हम बात करें हेमेटाइट की, ये होता है आयरन का और Fe3O4, Fe3O4 हमने देखा था कि जो ये Fe3O4 है ये एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3, ऐसे एग्जिस्ट करता है। मतलब इस हेमेटाइट में आयरन जो है +2 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, FeO में +2, Fe2O3 में +3, ठीक है। अगला जो और है वो है मैग्नेटाइट, ये है आपका, सॉरी जो हेमेटाइट है वो है आपका क्या Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट जो है सॉरी वो आपका है क्या Fe3O4, ये जो है आपका वो मैग्नेटाइट है, इसमें जो आयरन है वो +2 +3 में प्रेजेंट है। एंड जो आपका हेमेटाइट और है वो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसमें जो आयरन है वो कौन सी स्टेट में है, +3 में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है, ठीक है। अगला जो और है आपका आयरन पायराइट, आयरन पायराइट क्या होता है FeS2, आयरन पायराइट क्या होता है FeS2। एंड कॉपर की जो और आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कॉपर पायराइट CuFeS2। एंड ये अभी हमने पढ़ा था मैलेचाइट, जब हमने कोरोजन ऑफ कॉपर पढ़ा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.COOH का उल्ट वाइज वहां पे पढ़ाया, क्यूप्राइट Cu2O। एंड एक होता है कॉपर ग्लैंस, इस फॉर्म में नेचर में जो कॉपर है वो पाया जाता है Cu2S की फॉर्म में, Cu2S की फॉर्म में, जिसे बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। नेचर में जो जिंक पाया जाता है मोस्टली वो कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है या सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। जो जिंक ब्लेंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, कार्बोनेट जो होता है वो होता है कैलामाइन, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, क्या होता है ZnCO3। एंड जिंकाइट होता है जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट जो होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO, क्या होता है ZnO। तो ये जो है कुछ बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट है, ये और आपको याद रखनी है विद देयर फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो ये और है वो कौन सी मेटल का है और इसमें से आप कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली हर एक और आपको याद होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि जो मैलेचाइट है उसमें से आप कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम बताएंगे इसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैलेचाइट से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपर ग्लैंस जो है वो होता है कॉपर का सल्फाइड, और जिंक ग्लैंस है वो होता है, सॉरी जिंक ब्लेंड है वो होता है जिंक का सल्फाइड। तो ये आप बेसिकली याद रखेंगे पूरी टेबल, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। सो अब हमने तो देख लिया हमारे पास कौन कौन से और प्रेजेंट है। अब इन और से हम मेटल को निकाले कैसे, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर। सो देखो हमें एक चीज समझ आ गई, नेचर से हमें मिनरल मिले, मिनरल में से हमने सेलेक्ट कर लिए और। अब जो और मिले उसका बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होंगी, तो उनको हम पहले क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहले तो सबसे पहला तो काम होगा कि हमारा जो और है उसको आप क्या करें, क्रश कर लो।
क्रशिंग कर लो या ग्राइंडिंग कर लो। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मीनिंग क्या है? बड़े बड़े जो ओर्स होंगे उनको छोटे छोटे पीसेस में आप बदल लो, उसी को क्या बोलते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इसी प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है पल्वराइजेशन ऑफ ओर। क्या नाम दे दिया जाता है? पल्वराइजेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं, कि हम ओर को छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देते हैं, पल्वराइजेशन ऑफ ओर। अब ओर अगर आपके पास है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होंगी, प्योर फॉर्म तो नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटी भी होंगी। तो इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे? पल्वराइजेशन ऑफ ओर के बाद हम जो ओर है हमारे पास वो पाउडर्ड फॉर्म में आ गया, पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। इस पाउडर्ड फॉर्म से हमें क्या करनी है? इम्प्योरिटी रिमूव करनी है। क्या करनी है? इम्प्योरिटी रिमूव करनी है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सो बेसिकली जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, ये क्या है? कि ओर में जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी जो होती है उनको नाम दे दिया जाता है मैट्रिक्स और गैंग। ये बोलते हैं इम्प्योरिटी को मैट्रिक्स या गैंग। तो जो इम्प्योरिटी होती है जिसको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे हम ओर से निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब जो इम्प्योरिटी का जो सेपरेशन है उसके लिए कुछ तरीके यूज होंगे, कुछ मेथड यूज होंगे। जैसे आप क्या करते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं। जैसे घर में गेहूं साफ होते हैं ना, कि गेहूं कैसे साफ करते हो? गेहूं हैवी होता है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो लाइट है, तो वाटर की जब एक स्ट्रीम पास करते हो तो इम्प्योरिटी पानी के साथ वॉश हो जाती है। उसी तरह डेंसिटी के डिफरेंस की बेसिस पे हम क्या करते हैं? इस ओर में से उस इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। इम्प्योरिटी हल्की है, जैसे ही आप वाटर की स्ट्रीम पास करोगे तो इम्प्योरिटी उस पानी के साथ चली जाएगी, एंड नीचे क्या रह जाएगा? आपका प्योर फॉर्म ऑफ ओर वही रह जाएगा ना। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज अ मेथड टू रिमूव the unwanted matrix, or we can say impurity or a gang from the ore. Clear? Now अब हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ ओर आ गई। अब उसमें से हमें क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल निकालनी है बाहर। अब देखो हमारे पास जो मेटल है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि यहाँ पोटेशियम होती है, सोडियम होती है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, एल्यूमिनियम होती है, आयरन होती है, कॉपर होती है। ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब देखिए ये जो मेटल है हमारी, ये हमारी क्या है? हाईली रिएक्टिव। ये क्या होती है? हाईली रिएक्टिव। अब जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे निकालेंगे? उसको हम अगर एक्सट्रैक्ट करना है, पहली बात तो ये रिएक्टिव है, तो नेचर में ये पाई जाती है या तो इनके क्लोराइड की फॉर्म में, मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में, या ऑक्साइड की फॉर्म में। इसी फॉर्म में नेचर में मिलती है। इसमें से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है वो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये जिंक ऊपर आती है, तो हमारी जो ये मेटल है ये क्या है? हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव। ये हमारी है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव तो हमारी कौन कौन सी हो गई? जिंक हो गई, आयरन हो गई, लेड हो गई। ये जो मेटल है, अब ये नेचर में कैसे पाई जाती है? ये नेचर में पाई जाती है या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या सल्फाइड ओर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? या तो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाई जाती है नेचर में। तो अगर ये नेचर में पाई जाएगी कार्बोनेट, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं
with the process known as calcination. इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. अगर ये हमारी सल्फाइड फॉर्म में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक ब्लेंड, अगर ये जिंक के ब्लेंड फॉर्म में मिलती है तो इसको रोस्टिंग से निकालोगे. अब नेचर में जो मेटल है सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिली, उससे हमने उसे ऑक्साइड बनाया, देन उसको ऑक्साइड को रिड्यूस किया टू एक्सट्रैक्ट द इम्प्योर मेटल, एंड देन इस इम्प्योर मेटल को फर्दर वी विल डू रिफाइनिंग टू गेट द प्योर मेटल. एंड द लास्ट वन इज, जो हमारे पास कुछ ऐसी मेटल्स होंगी जो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मर्क्यूरी हो गया, अब जो ये मर्क्यूरी है हमारी, जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड में पाई जाती है, सल्फाइड और है, जैसे HGS है. अब HGS है, उसको रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या उसको रिड्यूस करके हम क्या कर लेते हैं, इम्प्योर मेटल. एंड इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, अपना प्योर मेटल बना सकते हैं. तो हमारे पास ये कुछ मेथड है, ये पूरा एक चार्ट है जिससे हम क्या देख सकते हैं कि मेटल कैसे मिलेगी. अगर वो मेटल हमारी हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इलेक्ट्रोलाइसिस लोगे. अगर आपकी मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है तो आप कार्बोनेट या सल्फाइड और में प्रेजेंट होगी तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करोगे. अगर मेटल आपकी लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मेटल के सल्फाइड को हीट करेंगे, पहले उससे हीट करके क्या कर लेंगे, मेटल में ले लेंगे. मेटल इम्प्योर फॉर्म में है, उसका रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग करने से क्या होगा, प्योर फॉर्म आ जाएगा. सो बेसिकली दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इंक्लूडेड होते हैं टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल. सो वन बाय वन स्टडी करें. देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, ये चीज अभी हमने पढ़ी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग विच इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर, सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. सो इसके बाद हमें क्या स्टेप यूज करना है कि अगर हमारी मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम है, हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है. अगर हमारे पास ये मेटल है, सो देखिए ये सारी मेटल जो हमारे पास होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नेचर में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स. किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मोल्टन क्लोराइड्स की फॉर्म में. एंड एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये मेटल क्लोराइड की फॉर्म में, ये ऑक्साइड की फॉर्म में, तो मतलब मेटल का क्लोराइड मिलेगा या मेटल का ऑक्साइड मिलेगा. तो इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो प्रोसेस जो यूज होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस. नाम देते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस. अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, सो देखिए जरा, हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हमने 2 मेटल की इलेक्ट्रोड ली है. ये 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, एक होती है हमारे पास एनोड एंड दूसरी होती है कैथोड. देखिए, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरी कैथोड है. अब इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. अब एनोड पे हो रही होती है हमेशा ऑक्सीडेशन. एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन. कैथोड पे होती है रिडक्शन. अब देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कनेक्ट कर दिया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. चेक. अब यहाँ पे इस कंटेनर में जो आप फिल करते हैं
वो फिल करते हैं मोल्टन मेटल का क्लोराइड या ऑक्साइड, ये फिल करते हैं, मेटल का क्लोराइड या ऑक्साइड फिल करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, कैथोड पे रिडक्शन हो रही होगी। तो जब यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई भी मेटल का क्लोराइड है, उसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज कटायन है, कटायन इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन है मतलब कटायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कहां जाएगा वो, विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, ये कहां मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स कैथोड। एंड जो आपका नेगेटिव चार्ज अनायन है, नेगेटिवली चार्ज अनायन है, वो कहां मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स एनोड। तो ये रिएक्शन होंगी कि पॉजिटिव चार्ज जो कटायन है वो कहां मूव करेगा, कैथोड पे, एंड नेगेटिवली चार्ज जो अनायन है वो कहां मूव करेगा, एनोड पे। तो इससे हमारा कैथोड पे क्या मिलेगी, यहां हमें मिलेगी मेटल और यहां हमें मिलेगी एक गैस रिलीज होगी। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। एग्जाम्पल से समझते हैं वन बाय वन कि कैसे हो रहा है। यहां तक समझ आया कि हमारे पास इस इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड दूसरा कैथोड। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगी रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूं एक्सट्रैक्शन हमें किसका करना है, सोडियम का। अब सोडियम के केस में मैंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, किस फॉर्म में लिया, मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन NaCl ले लिया। अब देखो जरा, वो हमने जो ये डायग्राम बनाया था अभी कि हमारे पास ये कुछ कंटेनर है जिसमें मेरे पास एनोड है, मेरे पास कैथोड है, और यहां पर मैंने इसमें फिल क्या किया है, दिस इज मोल्टन NaCl, दिस इज मोल्टन NaCl, और ये मेरी है बेटा एनोड और ये मेरा क्या है, कैथोड। चेक, ये कनेक्ट है पॉजिटिव से और ये कनेक्ट है नेगेटिव से, यही था। अब देखो NaCl जो हमारा है उसमें क्या है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस है, यही है। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। अब Na प्लस मैंने कहा कटायन, Na प्लस इज द कटायन, कटायन कहाँ जाएगा, इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, यहीं पर ना, रिडक्शन होता है कहाँ, कैथोड पे। तो रिडक्शन होगा कहाँ, कैथोड पे। तो Na प्लस जाएगा कैथोड पे, कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो ये जाएगा कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम में। तो मेटल कहाँ मिली आपको, कैथोड पे मिल गई। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, जो ये Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। तो ये क्या हो जाएगी एनोड पे, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉसेस ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन गैस कहाँ मिली, एट एनोड, एंड सोडियम मेटल कहाँ एक्सट्रैक्ट हुई आपकी, आपके कैथोड पे। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, इससे क्या मिल गई हमें, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो गई। क्लियर, किसमें, हमने किसका किया, मोल्टन NaCl का। तो हमें यहां पर एनोड पे क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस।
और यहां पर क्या मिलेगी, सोडियम मेटल। ठीक है, सिमिलरली आप कर सकती हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, KCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके, HgCl2 का करके, कैल्शियम क्लोराइड का, इन सब का खुद ट्राई करो कि कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल है, कैसे ये लिखनी है। इनके केस में खुद लिख के देखना, ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए कि KCl में पोटेशियम मिलेगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, NgCl2 में मैग्नीशियम मेटल मिलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम मेटल मिलेगी एंड क्लोरीन गैस। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो अभी हमने पढ़ा कि जो एल्यूमिनियम होती है उसके केस में क्या लेती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेती है। मतलब एल्यूमिनियम अगर हमारी है तो एल्यूमिनियम का क्या लिया जाता है, ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम का Al2O3 फॉर्म में पाई जाती है, यही पढ़ा। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ +3 में, ऑक्सीजन यहाँ -2 में, ऐसा ही होता है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। और एनोड इज आवर, अगर मैं बात करूं एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, यही है। तो एनोड पे कौन मूव करेगा, अनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो मतलब एनोड पे क्या हुआ कि जो ये O2- है, क्या आप ले लो O2- है, वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस, +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, यही होगा, ऑक्सीडेशन होती है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूं कैथोड पे, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, एंड रिडक्शन होती है। और कैथोड क्या है हमारा, कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में होता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, यही होता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम 3+, यही है, एल्यूमिनियम 3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड, यही बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है रिडक्शन की कहां पर हुई बेटा, कैथोड पे, कैथोड पे हुई। तो हमें कैथोड पे क्या मिली, कैथोड पे आपकी कलेक्ट हुई क्या, एल्यूमिनियम मेटल, एंड जो आपका एनोड है वहां पे कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन जब आपसे करता है ना वो ऐसे करता है कि आपका कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है, कौन सी गैस निकल रही है एनोड पे, कौन सी मेटल डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे। तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो आप ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि जो ये रिएक्शन है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कौन सी गैस निकल रही है, तो इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लियर ये बात क्लियर है कि ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलिसिस की, जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है, या तो मोल्टन क्लोराइड्स की फॉर्म में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में। और उनको निकालने के लिए हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। अब देखिए तो ये तो हमारा था कि हमने हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में बात की। अगर मैं बात करूं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की, जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव में कौन कौन सी मेटल आ सकती है, जैसे अगर आप बात करते हो जिंक की, ठीक है, अगर आप बात करते हो लेड की, अगर आप बात करते हो आयरन की, ये सारी मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट है, मिडल में पाई जाती है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर मुझे इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो हमेशा याद रखना कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है
ये जो नेचर में पाई जाती है, या तो इनके सल्फाइड मिलते हैं, या कार्बोनेट मिलते हैं, या ऑक्साइड। क्या बोला मैंने कि नेचर में 3 फॉर्म में पाई जाती हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म में, या कार्बोनेट फॉर्म में, या ऑक्साइड फॉर्म में। चेक। अब देखो, सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, जो ये ऑक्साइड फॉर्म में है, इससे मेटल को निकालना बहुत इजी है। इजी है किससे? ऑक्साइड से, एज कंपेयर उनके सल्फाइड या उनके कार्बोनेट से मेटल को निकालना। तो किया क्या जाता है कि जो सल्फाइड है या मेटल का जो कार्बोनेट है, उसे पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? ऑक्साइड में। मतलब कि जो यहां पर मेटल मिली किस फॉर्म में पाई गई? कि आइदर मेटल आपको मिली सल्फाइड फॉर्म में, ये देखना ये डायग्राम ध्यान से, हम इसको वैसे से याद रख लेंगे, याद कर लेंगे फटाफट। सल्फाइड फॉर्म में मिली, सल्फाइड फॉर्म से हमें किस फॉर्म में चेंज करना है इसे? ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करना है? ऑक्साइड फॉर्म में। अब सल्फाइड से ऑक्साइड करने के लिए आप प्रोसेस यूज करते हैं, उसका नाम होता है बच्चे रोस्टिंग। क्या नाम होता है? रोस्टिंग। अगर मेटल आपको किस फॉर्म में पाई गई नेचर में? कार्बोनेट की फॉर्म में, तो इससे क्या बनाना है आपको? ऑक्साइड बनाना है। अब ऑक्साइड बनाने के लिए जो ये प्रोसेस यूज करोगे, उसको नाम दोगे आप कैल्सिनेशन। क्या नाम दोगे? कैल्सिनेशन नाम दोगे। बात समझ आई? सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस है रोस्टिंग, कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस है कैल्सिनेशन। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे ऑक्साइड आ गया। अब ऑक्साइड जो है हमारी, ऑक्साइड से हमें क्या करना है? ये दोनों हमारे क्या है? ऑक्साइड है। इनसे हमें क्या निकालना है? मेटल। तो बेसिकली ऑक्साइड से निकालनी है मेटल, तो हमें क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है। इसमें क्या करना है? रिडक्शन। अब रिडक्शन किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, विद रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहां से हमें क्या मिल जाएगी? मेटल मिल जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप पढ़ ले कि कैल्सिनेशन क्या है, ये रोस्टिंग क्या है, और फिर जब मेटल मिली ऑक्साइड फॉर्म में, इससे जो मेटल बनाओगे रिड्यूस करके, वो कैसे करोगे? तो 1 बाय 1 ये पूरे स्टेप पढ़ लेते हैं। सो देखिए, अगर मैं बात करूं कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन क्या होती है? देखो, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल मिली इन द फॉर्म ऑफ जिंक कार्बोनेट। किस फॉर्म में मिली? जिंक का कार्बोनेट है, तो ये है हमारा जिंक कार्बोनेट। जब मेटल नेचर में कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए प्रोसेस यूज की जाती है बेटा, वो होती है कैल्सिनेशन। अब देखो क्या किया जाता है, जैसे जिंक का कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगी। सो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस, क्या है? ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है? ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड और। अब कार्बोनेट और को ऑक्साइड और में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? कैल्सिनेशन से। क्या यहाँ कोई ऑक्सीजन का यूज है? नहीं। तो ये जो कैल्सिनेशन है, इट टेक्स प्लेस जनरली इन
I can say insufficient or limited supply. Limited supply ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड होती है ऑक्सीजन का सप्लाई कैल्सिनेशन में। बात समझ आई? कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन लिमिटेड होती है। तो बेसिकली हमने क्या किया, कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड में। इसका नाम क्या था, जिंक कार्बोनेट, और इससे क्या बना लिया है आपने, जिंक ऑक्साइड। सो ये प्रोसेस थी कैल्सिनेशन। सिमिलरली बच्चा, हमारे पास जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको नाम क्या देते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या, कि हमें फॉर एग्जांपल मैं कहूं जिंक का सल्फाइड मिला, ये क्या है, जिंक सल्फाइड। तो सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर में। सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर में। तो जो वो प्रोसेस यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, रोस्टिंग। क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग। एंड जो रोस्टिंग होती है वो होती है sufficient supply, we can say sufficient supply of ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसमें, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर जिंक सल्फाइड है, इससे क्या बनाना है आपको, जिंक ऑक्साइड बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और कौन सी गैस निकल गई, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकल गई। इसे बैलेंस कर ले, हो गई बैलेंस। तो यहां पर हमारा क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो अगर हमारे पास सल्फाइड ओर गिवन है और उसे ऑक्साइड ओर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ओर। सो दो चीज हमने की, अगर कार्बोनेट ओर है तो उसे भी हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या मिल गया, जिंक का ऑक्साइड मिल गया, हमें बेसिकली मिल गया अब ऑक्साइड। इस ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है। इस ऑक्साइड से आप क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, रिडक्शन करके। अब देखो, अगर मेरे पास मेटल का क्या प्रेजेंट है, ऑक्साइड प्रेजेंट है, मेटल का ऑक्साइड प्रेजेंट है। इस मेटल ऑक्साइड के साथ मैं अगर रिएक्ट कराऊं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिडक्शन करना। मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, फॉर एग्जाम्पल MXOY ये है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कराया, रिडक्शन कराएगा वो। रिडक्शन का मीनिंग क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। अब देखो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, आप कार्बन भी यूज कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आप कार्बन यूज करते हो तो आप क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ। सो देखिए, अगर मैं कहूँ जिंक ऑक्साइड है, उसको आपने कार्बन से रिड्यूस कराया तो क्या बना, मेटल मिल गई, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर आ गई। तो जो ये मेटल मिली ये किस फॉर्म में है आपकी, इम्प्योर फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में मेटल मिली है आपको, ठीक है। तो आप रिडक्शन करा सकते हो किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन। एंड अगर मैं कहूं एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करानी है, एल्यूमिनो रिडक्शन बोलते हैं उसे, एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करानी है,
फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसको रिड्यूस कराना है आपने एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या बनेगा? देखो एक तरह से ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, मतलब एल्यूमिनियम मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से। तो एल्यूमिनियम मेटल जो है मैंगनीज को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है, तो क्या बना दिया? मैंगनीज प्लस Al2O3। अब बच्चों जो ये रिएक्शन है आप यहाँ देख रहे हो जरा कि यहाँ हीट लिखा है, इसका मीनिंग क्या कि जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है आपकी हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें हीट निकलती है। इसीलिए जो मेटल मिली ना आपको, ये मोल्टन फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? सॉलिड नहीं मिलती। किस फॉर्म में मिलती है? हमेशा मोल्टन फॉर्म में मेटल ऑब्टेन्ड होती है इन दिस प्रोसेस। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस यूज की जाती है इसी रिडक्शन से, उसका जो नाम होता है उसको नाम देते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? थर्माइट रिएक्शन। जैसे होता है ना रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में अगर गैप आ जाता है, पटरियों के बीच में जो गैप आ जाता है उसे फिल किससे करते हैं? इसी रिएक्शन की हेल्प से फिल किया जाता है, जिसका नाम है आपका थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम है? थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या करा जा रहा है? इसमें करते हैं कि जो आयरन 3 ऑक्साइड है या हम कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, इस Fe2O3 को हम किससे रिड्यूस कर रहे हैं? एल्यूमिनियम मेटल से। एल्यूमिनियम का पाउडर लिया तो क्या बना? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस आयरन। अब जो ये आयरन मिला, ध्यान से देखना बच्चा, जो आयरन मिला किस फॉर्म में मिला? लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। दिस इज मोल्टन स्टेट में हमें आयरन मिली, तो ये आयरन जो है ना वहां जाके चिपक जाती है उन दो पटरियों के गैप के बीच में जहां से वो गैप आया था, तो इसकी हेल्प से हम वो गैप फिल कर देते हैं। तो ये थर्माइट रिएक्शन वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, या टू फिल दैट रेलवे ट्रैक गैप, क्योंकि यहाँ पर जो ये रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक होती है, इसी वजह से जो आपको जो मेटल ऑब्टेन्ड होता है वो आपका मोल्टन फॉर्म में होता है। अब मेटल अगर मोल्टन फॉर्म में मिली तो मोल्टन फॉर्म में है तो वो उस गैप को फिल कर देगी एंड वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑफ हाईली कमर्शियल यूज इन द जॉइनिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। क्लियर? सो इस तरह हम रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ द कार्बन और आइदर विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, जिसको नाम दे दिया जाता है एल्यूमिनो रिडक्शन। क्या नाम देते हैं? एल्यूमिनो रिडक्शन। अब जो लास्ट है हमारा वो रह गया है क्या कि जो हमारी लो रिएक्टिविटी की मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो नेचर में प्रेजेंट होती है HGS की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं सिनेबार ओर। नाम क्या है इसका? सिनेबार ओर। अब हमने पढ़ा था कि जो सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इससे पहले क्या बनाते हैं हम? ऑक्साइड ओर बनाते हैं। ऑक्साइड ओर बनाते हैं और प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? रोस्टिंग। यही तो बोलते हैं प्रोसेस का नाम, रोस्टिंग। देखो जरा HGS इसको किससे रिएक्ट कराओगे रोस्टिंग में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना? HGO प्लस कौन सी गैस निकल गई? सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो ये HGO है इसे जैसे ही आप हीट करेंगे तो आपकी क्या मिल जाएगी? मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस। बात समझ आई? मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। सो ये जो है आपकी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कॉपर। कॉपर नेचर में प्रेजेंट होता है Cu2S की फॉर्म में, कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। अब देखो ये जो Cu2S है इसको भी किससे रिएक्ट कराओगे? ऑक्सीजन से। तो क्या बना? Cu2O प्लस कौन सी गैस निकल गई? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2
ठीक है, हो गई बैलेंस। अब देखो यहाँ पे जो ये Cu2O है ये फर्दर Cu2S से रिएक्ट कर देता है। जो ये Cu2O बना ये फर्दर Cu2S से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब देखो जरा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी भी गई है तो इसे स्टार मार्क कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जाता है कि आपसे पूछी जाती है वो कौन सी मेटल है जो मिलती है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो वो कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो आप, कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो ये याद रखनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि Cu2S Cu2O से रिएक्ट करके क्या मिल रही है, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। सो ऐसे हमने जितनी भी मेटल एक्सट्रैक्ट की, क्या वो मेटल हमारी प्योर फॉर्म में आई, नहीं, मेटल तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली पर जो मेटल एक्सट्रैक्ट की वो हमने कैसे ली, इम्प्योर फॉर्म में, है ना, कि मेटल जो हमारी है अभी भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, मेटल प्लस इम्प्योरिटी, यही तो है हमारे पास, प्योर फॉर्म तो नहीं है मेटल का। तो हमारे पास जो है मेटल प्लस इम्प्योरिटी, तो इसमें से हमें क्या लेनी है, हमें तो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमें चाहिए प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। तो वो कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हो, मेटल को क्या करो, रिफाइन कर लो, प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, या जो नाम दिया जाता है प्रोसेस यूज की जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखो जो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है इसमें क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम करते हैं कि हमने फिर से एक कंटेनर लेना है, एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की तरह ही है ये भी, कि यहाँ पे एक एनोड लेनी है, यहाँ पर एक कैथोड लेनी है, ये क्या है, एनोड, ये क्या है, कैथोड, चेक। अब देखो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब देखो हम जो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल लेंगे वो लेंगे हम कहा, कैथोड पे, कहा लेंगे, कैथोड पे, एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल वो हम कहा लेंगे, एनोड पे, कहा लेंगे, एनोड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं देखो कि हमारे पास एम है, एम मेटल है, ठीक है, एम मेटल का हमने प्योर फॉर्म लेनी है, वो कहाँ लेनी है, कैथोड पे, एंड इम्प्योर फॉर्म लेनी है एनोड पे। तो मतलब लेट सपोज एम जो है इम्प्योर फॉर्म मेटल की है, ये क्या बनाएगी, एम एक्स पॉजिटिव प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर जाएगी, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, एनोड पे, एनोड पे, मतलब इस पे होती है हमारी क्या, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड कैथोड पे क्या होगा कि जो ये Mx प्लस है ये x इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में। तो जो ये रिडक्शन है ये कहाँ हो रही है, कैथोड पे, और इसके अंदर हमने क्या लेना है,
molten salt of metal chloride. अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, मेटल आयन की फॉर्म में चली गई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से प्योर फॉर्म ऑफ मेटल तो कैथोड पे जाके चिपक जाएगी, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। अब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। एनोड मड की फॉर्म में वो इम्प्योरिटी यहाँ पर जमा हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, हमें कैथोड पे प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाएगी और इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी। वही तो हमारा मोटिव था कि मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना। सो ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं हम क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देख लो एग्जाम्पल से, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, देखो जरा, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग में देखो यहाँ पे इम्प्योरिटी है एनोड मड की फॉर्म में, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। हमेशा याद रखना एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, बेसिक नहीं लेते कभी भी, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब देखो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है एंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, एनोड पे इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर 2+ जब सॉल्यूशन के अंदर गया, मतलब एट एनोड क्या हो रहा है, कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा है। और ये कॉपर 2+ कहाँ जा रहा है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है एंड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो ये कॉपर 2+ गया, इससे जो मेटल है वो कहाँ चली जाएगी, प्योर फॉर्म में कैथोड पे। सो कैथोड पे क्या हुआ कि जो ये कॉपर 2+ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में, मतलब ये प्योर फॉर्म यहाँ चला गया। और जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ चली गई, यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्योर मेटल कहाँ मिल रही है आपको, कैथोड पे। इम्प्योरिटी कहाँ मिल रही है, एनोड मड की फॉर्म में। तो ऐसे आपने मेटल एक्सट्रैक्ट कर ली इन द प्योर फॉर्म। सो ये जो सारी प्रोसेस हमने पढ़ी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वही यूज होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हमने 3 तरीके से पढ़े कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, एक लो रिएक्टिव होती है, और एक वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। हम कह सकते हैं मिडिल में जो पाई जाती है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एक बार रिवाइज कर ले कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लो रिएक्टिव की मेटल है वो सिंपली सल्फाइड ओर में मिलती है, तो उनके लिए हम रोस्टिंग करके ऑक्साइड ओर बना लेते हैं, जिनको हीट करके मेटल बना लेते हैं। जो मिडल में पाई जाती है या तो वो सल्फाइड ओर में मिलेंगी, कार्बोनेट ओर में मिलेंगी, या ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगी। नेचर में मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो सल्फाइड से ऑक्साइड में जो जाने का प्रोसेस है वो है रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर में जाने का प्रोसेस कैल्सिनेशन। एंड जब मेटल हमारे पास और ऑक्साइड ओर में प्रेजेंट है तो उससे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और मेटल निकाल लेंगे। रिडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बेसिकली इसे ऐसा कहानी की तरह पढ़ेंगे और आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। जैसे अभी हमने एलॉय पढ़े थे ना, तो एलॉय में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनएसएजेएस में वो था ड्यूरेलमिन इज अ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद, किसका एलॉय है, हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम।
ये 4 मेटल प्रेजेंट होती है इस एलॉय में, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो आपको वर्कशीट मैंने दी है, उस वर्कशीट को आप लगाएंगे, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेटल को याद करेंगे कि कौन सी मेटल के लिए हम कौन सा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या, आप याद कर लीजिए कि मेटल कहाँ लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोसेस याद कर लीजिए। ठीक है, सो यहां पर आपका चैप्टर ओवर होता है मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू सो मच।